आज आ रही है अच्छी हवा, अच्छी हवा है ना। वो बंद हो गया, इसके सब सही हो गया। तो थोड़ी, हाँ भाई तुम कितने दिनों बाद आ रही हो? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। सो पिछली बार हमने कहाँ तक देख लिया था? कोर हो गया था, ठीक है। देखें, और अब हमने अ, अब हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। क्या देखेंगे? डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। अच्छा पहले चलो ये हम थोड़ा सा इसमें पीपीटी देख लेते हैं। हाँ है, कल मैंने उस दिन बताया तो था तुम्हें, मैग्नीशियम का सिंबल तो होता है Mg, समझ में आ गया? तो पता क्या लिखा हुआ था? Ma, तो M से हो गया मैग्नीशियम, A से हो गया एल्यूमिनियम। एक मिनट चलो दिखाते हैं, हाँ हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो गया उस पर, एक मिनट बता देना मुझे है। देखो पी वेव्स, ठीक है, प्राइमरी वेव्स आल्सो कॉल्ड एज, अच्छा हाँ नोट कर लो, प्रेशर वेव्स ही बोलते हैं हम, इट इज आल्सो नोन एज प्रेशर वेव्स, ठीक है। हाँ तुम नहीं आई हो, 2 दिन में मैं ही जो है गजनी हो रखा हूँ मैं भूल जाता हूँ जो है, लेकिन पता नहीं क्या, चलो ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन में भूल जाता हूँ। अच्छा इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव्स, समझ में आ गया? पी वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ हम प्रेशर वेव्स क्यों बोल रहे हैं इसको? प्रेशर वेव्स क्यों बोलते हैं हम इसको? अच्छा मुझे बताओ पी वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडल होती है? लॉन्गिट्यूडल होती है। तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडल वेव्स में देखो ऐसा होता है, तो चलाइए, देखो मैंने तुम्हें बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल ऐसा है, वो ऐसे करेगा वाइब्रेट, है ना, और इसके बगल वाला होगा फिर वो ऐसे करेगा, तो मतलब ऐसे में वाइब्रेशन है और एनर्जी का ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या होता है कि जब ये पार्टिकल जो है इधर पे आता है ना, सपोज ये पार्टिकल अपनी जगह पे है और ये पार्टिकल इधर आया और ये पार्टिकल अपनी जगह पे है, तो क्या करेगा? इन दोनों के बीच में जगह कम हो जाएगी, समझ में आ गया? फिर क्या हो जाएगी? फिर जब इधर जाएगा तो जगह ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, प्रेशर नहीं बन रहा है, एक प्रेशर बन रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेशर वेव्स। मेरी बात समझ गई? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में प्रेशर एक्ट करता है, मतलब पार्ट देखो पता पार्टिकल ऐसे ऐसे करके होते हैं। मेरी बात समझ गई? ये पार्टिकल एक पार्टिकल ऐसे होगा, अब वो करेगा, इज इट क्लियर? तो ऐसे करके ये एनर्जी आगे बढ़ती रहेगी, समझ में आ गया? अब क्या होगा, ये इस तरह से जब आएगा तो हम बोलेंगे प्रेशर इंक्रीज हो गया, जब ऐसे जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। इतना समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलर टू साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल इन कैरेक्टर, ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ट्रेवल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो इनको हम बॉडी वेव्स भी कह देते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, हमने देखा था। अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, ठीक, ये तुम ध्यान रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट यू हैव द एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स आल्सो कॉल्ड एज शेयर वेव्स, समझ आ गया? इसको हम शेयर वेव्स बोलते हैं, समझ आ गया? क्योंकि हमने देखा क्या होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, ऐसे जाते हैं, तो ये 90 प्लस का वाइब्रेशन होता है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, उसको बोलते हैं हम शेयर, ठीक है। शेयर वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रेवल्स ओनली इन द सॉलिड मीडियम, और हमने देखा था जब ये वेव्स ट्रेवल की थी कहाँ पर? नहीं मेंटल में नहीं, जब हमने देखा था ये वेव्स ट्रेवल कर रही थी आउटर कोर में, तो आउटर कोर में क्या हुआ, जैसे ही वो टकराई वो वहीं रुक गई, समझ आ गया? इसका मतलब लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाई, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। मीडियम वेवलेंथ एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया? ऑल्सो ट्रेवल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अर्थ, तो इसको भी हम बॉडी वेव्स कहते हैं, समझ में आ गया? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी और जो है वेवलेंथ,
फ्रीक्वेंसी और जो है वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। जिसकी जो है वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू कम होगी। मेरी बात समझ गई, एंड वाइस वर्सा। तो हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, समझ में आ गया? ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ, ठीक है, समझ आया? ठीक है, ये चीजें ये तुमने क्लास 6-7 तक पढ़ी होगी, 8 तक पढ़ी होगी, ठीक है, ये चीजें। देन यू हैव, अच्छा ये देखो, ठीक है, एपीसेंटर से, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एस वेव्स हैं, ठीक, ये देखो कोर में ट्रेवल नहीं कर पाई और हमने देखा ये, तो ये इसका क्या बन गया, एस वेव्स का शेडो जोन बन गया 103 डिग्री तक। अच्छा यहाँ पर हमने देखा पी वेव्स, तो पी वेव्स जो है ट्रेवल कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है ऐसे में जो है, ठीक है, वो इनकी वेलोसिटी यहाँ पर आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पर आके फिर बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे ये इसका शेडो जोन बन जाता है। इज इट क्लियर? देन वी हैव द सरफेस वेव्स आल्सो कॉल्ड एज एल वेव्स, लव वेव्स और आर वेव्स, रेले वेव्स, ट्रेवल्स ओनली इन द अर्थ क्रस्ट। समझ में आ गया? ठीक है, ये लो फ्रीक्वेंसी लो लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, एंड एल वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो हम देखेंगे क्रस्ट। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली बात है। अच्छा इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम सबसे ज्यादा ऑक्युपाई कौन करेगा, कोर करता है। समझ में आ गया? 3500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली उसकी जो है विड्थ है, ठीक है ये। अच्छा मोहो रोविकिक और मोहो डिसकंटिन्यूटी मार्क्स द लोअर लिमिट ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, वो हम डिसकंटिन्यूटी बाद में देखेंगे। द रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर रिच इन लाइटर मिनरल्स लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, ठीक, हेंस दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज सीआर, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स like silica and magnesium below the CR, the rocks layer are also known as सीमा। मेरी भाषा में किसके नीचे, सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट्स डेंसिटी इज 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये डायग्राम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। अच्छा ये जो डिसकंटिन्यूटीज है मतलब विड्थ है, ये तुम्हारी कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ओशनिक एरिया में हमने देखा ये बहुत थिन हो रही है और जो है तुम्हारा कॉन्टिनेंट में बहुत ही थिक होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ वी हैव द फेल्सिक मिनरल्स, ठीक है। अब फेल्सिक बताया था ना, फेल्सिक फेल्ड्स्पार, ठीक है ना, रिच इन फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज क्या हुआ, नहीं क्वार्ट्ज क्या हुआ, क्वार्ट्ज बेसिकली जो है SiO2, मतलब क्वार्ट्ज एक मिनरल है, समझ आ गया? ठीक है, और वो क्या है, वो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। मेरी बात को समझ आ गई है? ठीक है, इस एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज, मस्कोवाइट, ऑर्थोक्लास एंड सोडियम रिच प्लागियोक्लास, ठीक है, फेल्ड्स्पार मोस्टली लाइट इन कलर, हल्के रंग के होते हैं। ये समझ में आ गया? फेल्ड्स्पार मिनरल से जो है वो कैसा होगा, वो हल्के रंग के होंगे और उससे जो पत्थर बनेंगे वो आपके हल्के रंग के होंगे। पक्का समझ आ रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल इसके और भी हैं, ठीक है, वैसे एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, जैसे कि बस क्वार्ट्स वो पूछ देंगे। ठीक है, माफिक मिनरल्स रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, एग्जांपल ओलिवीन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल एंड बायोटाइट, ठीक है, ये उसके और एग्जांपल है। मोस्टली डार्क इन कलर, ठीक है, अधिकांश गहरे रंग के होते हैं, ठीक है। द मेंटल, हाँ तुम कुछ बोल रही थी, कहाँ पर है, कहाँ पर है? नहीं, उस दिन बताया तो था मैंने तुम्हें, देखो तुम भूल गई। कायदे से देखा जाए तो भाई मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम देखें, ठीक है, सीमा बोला हमने, सीमा, ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, बट हम सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोल देंगे, उसको हम सीमा कह देते हैं, मतलब एल्यूमिनियम है उस पे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तुम यही पूछ रहे ना कि यहाँ Mg होना चाहिए था, है ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम है, तो ए का मतलब एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम ने छोटा लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि सियाल में एल्यूमिनियम ज्यादा है,
ऊपर वाली जो लेयर है वो सियाल होती है, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम ज्यादा है, इसमें भी है लेकिन कंसेंट्रेशन कम होती है। पक्का? ठीक है, ये मैंने उस दिन बताया था, है ना, बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, और ये हो गया, आज तो कुछ ज्यादा हवा दे रही है तो। द मेंटल, ठीक है, इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस, composed ऑफ मिनरल्स इन सेमी सॉलिड स्टेट। समझ आ गया? ठीक है ना, ये है। It is further divided into two layers, upper mantle and lower mantle. The transition zone separated the mantle from the core is known as Gutenberg. ये मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना, ये चीज है इस तरह से। देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये दिस इज लिथोस्फेरिक मैंटल, ठीक है, ये होगा तुम्हारा एस्थेनोस्फेयर, बताया था ना। एस्थेनोस्फेयर जो है कैसा है, ठीक है, सेमी मोल्टन स्टेट में है, ठीक है ना, और इसके नीचे आ जाएगा हमारा लोअर मैंटल। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये the core is the innermost layer of the earth and occupies its center, 3500 kilometer in radius. That is also known as knife, nickel and iron, because this layer contains large concentration of iron and nickel. Density 17.2, ध्यान देना, सिया मतलब सियाल सीमा, सियाल सीमा की सियाल कितनी थी 2.7 और सीमा की 3.0, तो इसकी ध्यान देना तो 17.2 ग्राम, कितना ज्यादा हैवी है ये, क्योंकि जितने भी हेवियर मेटल्स हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, वो यहाँ पर कंसंट्रेट होते रहते हैं। डेंसिटी ऑफ दिस पार्ट इज नॉट एंड, ठीक है, ये चीज इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, तो लिखेंगे आज का टॉपिक डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज, अब सुने, डिसकंटिन्यूटीज वो जगह है, वो रीजन है जहां पर अर्थक्वेक वेव्स बहुत ही ड्रास्टिकली बदल जाती है। समझ में आ गया? अचानक से बदल रही है। हमें कैसे पता चल रहा है कि सियाल और सीमा है कि नहीं? मेरी बात समझ गई? हमने बोला सीस्मिक वेव से, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि सीस्मिक वेव ने हमें ये कैसे पता लगाया कि दो लेयर हो रही है क्रस्ट की भी, सियाल सीमा। मेरी बात समझ गई? तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ये सीस्मिक वेव्स एक रीजन या एक डेंसिटी वाले रीजन से दूसरे डेंसिटी वाले रीजन में जाती है, तो हम देखते हैं इसमें बदलाव होता है। मेरी बात समझ गई? अच्छा खासा चेंज नजर आता है उसमें, और जहां पर से बदलाव स्टार्ट होना शुरू होता है, समझ में आ गया, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। क्या बोलते हैं? मतलब कोई चीज मतलब कंटिन्यूस ना रह करके क्या हो रह गई, डिसकंटिन्यूस हो गई। पहले मतलब नॉर्मल जा रहा था, अब क्या अचानक ऐसी कोई रीजन पड़ी तो वो डिसकंटिन्यूस हो गई, इस तरह से अचानक से वो चेंज हो गई, इसलिए उसको हम डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। मेरी बात समझ गई? तो सीस्मिक वेव्स कैसे बिहेव कर रही हैं यहाँ पर, बहुत ही अलग से बिहेव करती है। और हम देखते हैं कि दो रीजन मतलब यहाँ की क्रस्ट मेंटल या जो भी कुछ है, उसमें अगर जो है चेंज देखा जा रहा है सीस्मिक वेव्स का, तो सुनो, उस रीजन को और उस ट्रांजिशन रीजन, अब ध्यान देना, ट्रांजिशन रीजन का मतलब है संक्रमण क्षेत्र। एकदम से ये नहीं होगा कि मतलब जैसे सीस्मिक वेव्स गई और अचानक से चेंज हो गई, नहीं, उसमें क्या आएगा, उसमें हम देखेंगे ड्रास्टिक चेंज आएगा, बट क्या है कि एक रीजन में उसका चेंज जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला जाता है। तो एकदम से ऐसा कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है कि इसके पार बिल्कुल सीधा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो है हम देखेंगे, जब वो उस रीजन में एंटर करेगी तब हम देखेंगे सीस्मिक वेव्स जो है अलग से बिहेव करनी शुरू हो गई, और वो एक कोई सिंपल लाइन नहीं है। समझ आ गया? एक ट्रांजिशन जोन है। मेरी बात समझ गई? ऐसा नहीं होता है कि तुम क्लास फर्स्ट से अचानक क्लास सेकंड में आ गए। समझ में आ गया? क्लास फर्स्ट में तुमने जो है क्या हुआ, तुमने जो है दिसंबर में आकर के तुमने लास्ट यूनिट टेस्ट दिए, फिर पता नहीं क्या हाफ फेल्ड, इस तरह से करते 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 तब जाके तुमने फाइनल एग्जाम दिए, तो एक ग्रेजुअल हो रहा है। तो हम देखेंगे फर्स्ट से सेकंड में आना, तो मतलब हम देखेंगे एक ट्रांजिशन होगा। समझ में आ गया? जैसे तुमने को पता होगा, कई लोग जो है कोविड बैच के होंगे तुम लोग, ठीक है, तो हमने देखा कि पिछले वाले कितनी खुश हो रहे थे ठीक है, कितने अच्छे ढंग से पास हो गए हमें, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि उसमें हमने देखा एग्जाम नहीं हुए, और हमने देखा कि पुराने के बेसिस पे जो है मतलब है ना, वो नंबर चढ़ा दिए जो है, और तब तुम्हारे बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है।
ऑनलाइन होगी एग्जाम के साथ, ठीक है। सो हम देखेंगे दिस इज द ट्रांजिशन रीजन, एक संक्रमण क्षेत्र है, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो उस संक्रमण क्षेत्र को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। और इस डिसकंटिन्यूटी में जब सीस्मिक वेव्स आ रही हैं वो बहुत अलग से बिहेव कर रही है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो देखें, जैसे हम देखेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है क्रस्ट और मैंटल को अलग करती है, मेरी बात समझ आई। तो ऐसा रीजन होगा कि जिसमें जो है क्रस्ट और मेंटल में अलग अलग ढंग से वेव्स बिहेव करेगी, तो एक ट्रांजिशन रीजन है। सिमिलरली गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर को अलग कर रही है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी रही है, ठीक है। देन वी हैव द कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो सियाल और सीमा को अलग कर रही है, उसको हम बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर रेपेटी डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। जिन्होंने खोजी थी उनके नाम पे है ये, ठीक है। बुलेंस और लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी इनर और आउटर कोर के बीच में जो ट्रांजिशन रीजन है वो चीज है। असत असतताएं, असतताएं, ठीक है, समझ आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है। वैसे सुनो, जो है ज्योग्राफी में तुम मतलब मेंस लिखते हो तो उसमें तुम इंग्लिश के यूज कर सकते हो, मतलब समझ आ गया? डिसकंटिन्यूटी से ये समझो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो तुम, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक, तो एग्जाम में ये मैच करने को आ जाएंगे कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज हैं, ठीक है। और पहले तो वो पूछेगा व्हाट आर डिसकंटिन्यूटीज, तुम बोलोगे ये वो ट्रांजिशन रीजन है जहां पर अर्थक्वेक वेव्स बहुत ही अलग से बिहेव करती है। इतना समझ आ गया, ठीक है। सो ये डिसकंटिन्यूटीज थी। ज्यादा पॉसिबिलिटी तुम्हारी जो है मोहो और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की है, ज्यादा ये एग्जाम में पूछी जाती है। कितना समझ में आ गया? ठीक है, ये ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई ठीक है, ये तो ऐसी है, ये क्रस्ट टोस्ट है, ठीक है, ये भी इस तरह से, ये ठीक है, ये चीज ठीक। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है, देखें, इसको बंद कर दो। अब क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, ये है हमारा कोर, ये हमारा कोर है, ये इनर कोर, ये आउटर कोर, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, तो ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ठीक। अब देखें, क्योंकि यहां पर मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और हमने देखा यहां पर निकल और आयन है, इज इट क्लियर? और इनकी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय जो है इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि ये एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मेरी बात समझ गई? ठीक है, जायंट मैग्नेट बिहेव करेगा और हम देखेंगे यहां पर क्या होगा कि वी हैव द, अरे क्या हो गया, वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये पता नहीं सेटिंग इन्होंने कैसी की हुई है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ गया? ध्यान देना, ग्रेविटेशन फील्ड अलग होती है, मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है, दोनों में फर्क है, हाँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी की वजह से आती है, ठीक है, ये चीज। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, और ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा जो है नॉर्थ पोल है और ये है हमारा जो है साउथ पोल है, समझ में आ गया? अब साउथ पोल और एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे जो है हमारी मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटिक पोल्स नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या है कि ये मैग्नेटिक पोल्स जो है तुम्हारा ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मेरी बात समझ आ गई? मतलब एक तरफ से ऐसा नहीं है कि मतलब
एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, तो ये तुम्हारा ऐसे शिफ्ट होता रहता है कभी कभार। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको ढूंढना पड़ता है। इज इट क्लियर? ठीक है, कभी तो ये रशिया पहुंच जाता है, फिर शिफ्ट होते होते ग्रीनलैंड और फिर पहुंच जाता है जो है तुम्हारा ये कनाडा पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। अच्छा, लेकिन जो है इस मैग्नेटिक का जो है जो नॉर्थ है वो साउथ है, साउथ पोल की तरफ है, और जो इसका साउथ है वो हमारा नॉर्थ पोल की तरफ है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? और यहां से हम देखते हैं कि ये, अब क्योंकि ध्यान देना, नॉर्थ है तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, है ना? तुम लोग वैसे विद्वान लोग हो फिजिक्स के, तो तुम्हें पता होगा कि मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की ओर निकलती है। इज इट क्लियर? ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है धीरे धीरे करके कभी कभार ये फ्लिप भी हो जाता है। मतलब जो है ये जो नॉर्थ है ये तुम्हारा ऐसे में आ जाएगा, मेरी बात समझ गई? और जो साउथ है वो इस तरह से तुम्हारा ऐसे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लिप। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लिप। और ऐसा देखा जाता है कि जब जब ये जो हजारों सालों में जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लिप होती है मैग्नेटिक, ठीक है, तो जो है अर्थ में डिवास्टेशन आता है, भयंकर प्रलय हो जाती है। समझ आ गया? और ऐसा माना गया जितनी बार जो है ये फ्लिप देखा गया उतनी बार अर्थ में जो है मास एक्सटिंक्शन देखे गए। मतलब मैक्सिमम जो है प्रजातियां, 90% प्रजातियां, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो खत्म हो गई। मेरी बात समझ गई? इसी फ्लिप के कारण, मतलब जब पूरा कंप्लीटली जो है वो ऑल्टर कर जाएगा, तो ऐसे में हम देखेंगे कि ऐसा देखा गया है। मतलब इसका जो फ्लिप का ड्यूरेशन और मास एक्सटिंक्शन का ड्यूरेशन लगभग लगभग कोइंसाइड करता है। समझ आ गया? आज से कम 26,000 साल पहले ऐसा कुछ फ्लिप हुआ था। समझ आ गया? ठीक है, ऐसा कुछ देखा गया है। मतलब इज इट क्लियर? ठीक है, तो हो सकता है कि अब जो फ्लिप हो तो फिर मास एक्सटिंक्शन देखा जाए, मतलब प्रलय देखी जाए। ठीक है, ये चीज है। इज इट क्लियर? ठीक है, और जो है ये जो फ्लिप है, हम ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करवाएगा। समझ में आ गया? अब ये यहाँ पर आ रही है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन सन से आने वाली जो सोलर विंड है उसको जो है डाइवर्ट करना है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, देखें जैसे मतलब ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है ना, तो यहाँ पर से जो है ऐसे करके जो है ये ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये सन हो गया। ठीक है, सन से जो है चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसे में से फिर ऐसे चले जाते हैं। मेरी बात समझ गई? यूं से यूं, फिर अब बाहर। इज इट क्लियर? अगर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो सोलर विंड जो है अर्थ से टकराएगी और हम देखेंगे हमारा पूरा एटमॉस्फेयर तो वो खत्म कर देगी। और यही वजह है कि क्या, जो मार्स है उसका जो है सन ने ये जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे करके खत्म कर दिया है। अब उसमें एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब उसका मैग्नेटिक जो है फील्ड वो काफी हद तक खत्म हो चुका है, इसलिए जो वह पानी था वो पूरा उड़ गया है, सूख गया। समझ आ गया? तो जब तक हमारे पास एटमॉस्फेयर है तो पानी है। समझ आ गया? जैसे ही एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा तो पानी भी उड़ जाएगा। समझा? क्योंकि मैंने बताया था पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द प्रेशर, बताया था ना प्रेशर, तो इसका मतलब अभी हमारा हवा का दबाव लग रखा है तो पानी है। अगर आप धीरे धीरे प्रेशर को कम करते रहोगे, अगर एटमॉस्फेयर को गायब करते रहो, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो हम देखेंगे नीचे आते आते और धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मतलब इवेपोरेशन बढ़ता रहेगा और हम देखेंगे कि पानी अर्थ से गायब हो जाएगा। डिपेंड करता है, बिल्कुल बिल्कुल। किस पे? देखो नहीं, तुम ये नहीं बोलो, दोनों पे डिपेंड करता है। इम्प्योरिटीज फर्क डालती है, एग्जैक्टली वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। मेरी बात समझ में, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात, लेकिन दोनों चीजों पे फर्क डालेगा, इम्प्योरिटीज पे भी, ठीक है, और प्रेशर पे। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसका फंक्शन क्या है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन के सोलर विंड से। इज इट क्लियर? ठीक है, सोलर विंड में मोस्टली जो है आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत नीचे है इसलिए यहाँ टकराते हैं। समझ आ गया?
और हमारे एटमॉस्फेयर के साथ जो है वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं काफी नीचे तक। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काफी नीचे तक आ जाती है और हम देखते हैं इसी वजह से पोलर रीजन में ऑरोराज क्रिएट होते हैं, ऑरोराज क्रिएट होते हैं। समझ आ गया? ठीक है, रात में जो है रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है पोलर रीजन्स के आसपास। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑरोराज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको हम बोलेंगे ऑरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा इसको नोट कर लो, ऑस्ट्रालिस सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ऑस्ट्रल का मतलब होता है साउथ, समझ में आ गया, और बोरियल का मतलब होता है नॉर्थ। मेरी बात समझ गई? ठीक है, बल्कि अगर तुमसे पूछा जाएगा बोरियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते, बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, तो बोरियल मतलब नॉर्थ, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कहाँ पर, आर्कटिक के आसपास हम देखते हैं, आर्कटिक को तो थोड़ा सा उसके आसपास पाए जाते हैं, तो दिस इज नोन एज बोरियल। तो ऑरोरा बोरियालिस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न, उसको नोट कर लो, नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स, और इसको बोलते हैं हम सदर्न लाइट्स। ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। रात में जो है रंग बिरंगे फीचर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस दिखाई दे रही है। रात में आपका किस तरह से जो है रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही है। ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ी सुंदर से दिखाई देता है, रंग बिरंगे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, कि इसका मतलब सन के चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में इतने नीचे तक आ रहे हैं, समझ आ गया, और वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो जो लाइट एमिट कर रहे हैं, तो ये आपका रंग बिरंगे जो है ये, ठीक है इज इट क्लियर? ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑरोराज। ठीक है ना, इस तरह से, इसी प्रकार आपका जो है ये देख रहे हो, ठीक है, ऐसे रंग बिरंगे रंग बिरंगे। ठीक है, पुराने ज़माने में मानते थे जो है, जो वाइकिंग्स होते थे और जो वहाँ के लोग होते थे, वो बोलते थे कि ये गॉड कुछ ऊपर है, गॉड कुछ जो है, तो वो कुछ ऐसे क्रिएट कर रहा है, तो उनको नहीं पता था क्या चीज़ है। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़ है, तो रंग बिरंगे। और ध्यान देना, जैसे जैसे करके सोलर एक्टिविटी बढ़ती है, सन स्पॉट बढ़ते हैं, ये करंट अफेयर में है तुम्हारे। ठीक है, एग्जाम पूछ सकते हैं, मतलब जो है सन एक्टिविटी बढ़ती है, सन स्पॉट्स अगर बढ़ते हैं तो इनके जो है लाइट्स में ज्यादा हम देखते हैं, मतलब ज्यादा लाइट्स देखी जाती है। मेरी बात समझ गई? तो जो सन साइकिल होती है वो 11 साल की अप्रोक्सीमेट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो है सन के स्पॉट्स, सन में धब्बे जो हैं वो कुछ चेंज होते हैं, घटते बढ़ते हैं, और ऐसे में नॉर्दर्न लाइट जो है और ज़्यादा जो है क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। मेरी बात समझ गई? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे जितनी भी सैटेलाइट्स ऊपर हैं, तो वो जो है काम करना मतलब बंद कर देंगे अगर वो बहुत बढ़ता है। मेरी बात समझ गई? क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब इससे नुकसान क्या होगा कि अब क्योंकि सारा का सारा काम सैटेलाइट पे है, तो हमारा पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इवन हमारे जो पावर ग्रिड्स है, समझा, ये करंट अफेयर में है, पावर ग्रिड्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसमें डिस्ट्रप्शन हो सकता है। समझ आ गया? इसलिए अमेरिका ने क्या किया हुआ है, अमेरिका ने पहले ही जो है अपनी एक अलग पावर ग्रिड बना रखी है। मेरी बात समझ गई? वो उस दिन के लिए बना रखी है जब ये नॉर्दर्न लाइट्स बहुत बढ़ेगी और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स और ग्रिड, क्योंकि वहां तो हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे है। समझ में आ गया? तो वो उसने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। इज इट क्लियर? और हम देखेंगे धीरे धीरे करके ये शायद लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहे, ठीक है, और ज्यादा अगर ये नीचे तक आ रही है, मतलब पोल्स तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन क्या होता है सन की एक्टिविटी बढ़ने से ये धीरे धीरे करके इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह से करके। मेरी बात समझ गई? तो उसका मतलब खतरा बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। मेरी बात समझ गई? तो तुम्हारे एग्जाम में लिखने को आएगा कि जो है ऑरोरा के बढ़ने घटने से, ठीक है ना, क्या होता है, तो हम बोलेंगे उसके बढ़ने से जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट्स हैं और हमारे जितने भी पावर ग्रिड्स हैं उस पर हमको नुकसान पहुंच सकता है। समझ आ गया? एकदम ब्लैकआउट, अंधेरा हो जाएगा।
इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज क्या समझा गया? कभी कभार तो तुम देखते होंगे, तुम जो है अब तो सबके यहाँ डिजिटल टीवी है, ठीक है, कभी कभार तुम ऑन करते हो तो इस तरह से कुछ ऐसे बना हुआ आता है कि ये ऐसे करके ये अर्थ है और यहाँ पर जो है इस तरह से ये सूरज दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये, ठीक है, ठीक, और वो ऐसे ऐसे करके आग उगलता रहता है और यहाँ पर जो है वो सेटेलाइट ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं, वो आ जाता है, ठीक है, तो तुम ऑन कर रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में आया, कुछ आ नहीं रहा है, तब वो दिखा देता है, यहाँ पर जो है अलर्ट दिखाता है कि मतलब इस समय जो है सोलर एक्टिविटी बढ़ गई है। तो तुम्हारा टीवी नहीं चलेगा उस समय, क्यों? क्योंकि सारा सेटेलाइट से आता है, तो उस समय क्या होता है, एकदम चुप हो जाता है टीवी। तो अब वो ऐसे दिखाएगा, मतलब संजय गुस्से में है, इसका मतलब सोलर विंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और क्या करते हैं कि अगर उसको हमने ऑन रखा सेटेलाइट को, तो क्या करते हैं, हम उसको ऑफ मोड पर डाल देते हैं, क्योंकि इतनी करोड़ों की सेटेलाइट होती है, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम उस समय चुपचाप बिल्कुल जो स्टिल हो जाता है, और जितने भी जो है आपका ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, उसमें आ जाएगा